हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। सूत्रम जीएस मतलब गवर्नमेंट सर्विस, आपको पता है। देखो, आज हम लोग करने वाले हैं प्रियम्बल चैप्टर, जो आपका निशांत सर ने अभी रिसेंटली ये क्लास लिया था, लाइव क्लास चली थी। इससे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नॉर्मल आसान लेवल के क्वेश्चन से, हम लोग कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चलते हैं और उसके बाद देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी है। पहला सवाल जो आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल, यानी उद्देश्य प्रस्तावना जो है वो जो बेसिस है आपके प्रियम्बल का, उसको किसने लाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने पेश किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को सदन में लाया था। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल अडॉप्टेड। अब ये देखो, जो असल प्रियम्बल था, जो हमने देखा था, उसमें कौन सा ऐसा शब्द था जो 1949 में मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थी। तो देखो, जब हम लोग देश आज़ादी हुआ है, जाहिर सी बात है जो ये सॉवरेन वर्ड है, सॉवरेन का मतलब है संप्रभु, यानी जो हमको पता है कि हमारे जो देश का जो सीमा है वो कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग का देश बटा था, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा देश का जो सीमा है वो सुरक्षित रहे। तो संप्रभु वर्ड जो है, जाहिर सी बात है वो संप्रभु वर्ड तो रहेगा ही रहेगा। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक वर्ड भी रहना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक राज्य बने थे। हम लोगों ने किया था कि वोटिंग के जरिए, हमारा चुनाव के जरिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चुने जाएंगे, हमारे एमपी एमएलए चुने जाएंगे। फिर देखा जाए, तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि जब आपके शीर्ष पे जो बैठे हुए हैं वो खुद जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, ना कि कोई राजा महाराजा। तो हम ये बात जानते हैं कि ये इसको हम लोग कहते हैं गणराज्य, यानी गण का राज्य, ना कि कोई राजा का राज्य, है ना। तो ये गणराज्य। तो सेक्युलर वर्ड जो है, ये जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ये वर्ड जो है ये उस समय हमारे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं था। तो आपको अच्छे से पता हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो है सी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी पहला है इसको संशोधित नहीं किया जा सकता, पर ऐसा नहीं, प्रियम्बल को संशोधन किया गया है। इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर बनता है। क्या ये पॉसिबल है सही आंसर होने का। इट इज सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट से ऊपर है, ऐसा भी नहीं है। और इट हैज नो लीगल सिग्निफिकेंस, ऐसा भी नहीं है। तो देखा जाए तो प्रोविजन जो है, ये इसके प्रावधान जो है किसी भी कोर्ट में नहीं लगा सकते। ये सबसे सही आंसर है। आप लोगों में कई लोगों ने इसका सही आंसर ऑलरेडी कर ही लिया है, राइट। चलो नेक्स्ट है, द सीक्वेंस ऑफ विच द फॉलोइंग कीवर्ड इज करेक्ट एज पर प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल में जो वर्ड्स आते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक सीक्वेंस में आते हैं। हमको पता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। हम भारत के लोग भारत को एक क्या करना चाहते हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल में कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है आपका सही आंसर। यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, कि हम भारत को एक फ्लो में जो लिखा जाता है स्टार्टिंग में, वो ये वर्ड्स है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श की जो बात की जाती है, ये आखिर हमने किस देश से, कहां से लिया था। क्या ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था, क्या हमने अमेरिकन से लिया था, रशियन से लिया था, या आयरिश से लिया था। तो देखो, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है हम लोग ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिए थे। ठीक है, ये रशियन रिवॉल्यूशन से हमने न्याय लिया था। फ्रेंच से हमने क्या लिया था, हमने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लिया था, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट जो लिया था, आज़ादी का कॉन्सेप्ट जो लिया था, वो हमने लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the exact date mentioned in the preamble for adoption of constitution, यानी जो preamble में हम लोग जो पढ़ते हैं preamble को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें एक डेट दिया हुआ है। आखिर वो डेट जो है कि preamble को हम अपने आप को सौंपते हैं, ऐसा करके उसमें लिखा गया है। तो वो तारीख क्या है, क्या वो 15 अगस्त है? तो नहीं, इस दिन तो हम आज़ाद हुए थे। क्या 26 जनवरी 1950 है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इसको हम लोग लागू किए थे। 9 दिसंबर भी नहीं है, क्योंकि इस समय तो शुरुआत ही हुआ था। ये है 26 नवंबर 1949, जब हम लोग प्रियम्बल फाइनली बना लिए थे। 26 नवंबर को हमारा प्रियम्बल रेडी हो चुका था, हमने प्रियम्बल में इस बात को लिख भी दिया। लेकिन चूंकि नेहरू का एक कि 26
जनवरी का जो तारीख है उसको हम लोग इसको पूर्णतः लागू करेंगे। कुछ प्रावधान जो थे हम लोगों ने 26 नवंबर को ही लागू किया था, पर बाकी के जो प्रावधान सारे के प्रावधान जो थे वो हम लोगों ने सीधे जनवरी 1950 क्यों जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बताइएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज, गणराज्य वर्ड का क्या मतलब, ये तो अभी हम बिल्कुल बताएंगे आपको कि जब आपके स्टेट का हेड जो है यानी राज्य का जो प्रमुख है कोई मोनार्च है यानी वंशानुगत शासक है, तो इसको हम लोग रिपब्लिक नहीं कहते हैं, तो दिस इज नॉट रिपब्लिक। और उसके अलावा द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी जो राज्य का प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, यानी उसका हम लोग इलेक्शन के थ्रू लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट, उससे मतलब नहीं है। रूल बाय लॉ बाय मिलिट्री, सैन्य शासन, देखा जाए तो इसका सही आंसर है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज, ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज की बात की जा रही है, यानी कौन कौन सी ऐसे स्वतंत्रता का प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लिबर्टी एक वर्ड आता है, लिबर्टी, उसके बाद क्या आता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस एंड बिलीफ, यानी स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की, यानी ये तीनों चीजें तो रहती हैं, कोई एक चीज जो नहीं है वो ये है लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में, यानी ये है आपका सही आंसर कि दिस इज नॉट मेंशन्ड, ये स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, द सेकंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े थे। एक शब्द जो यहाँ पर तुम लोग देखोगे तुम लोग तुरंत समझ जाओगे, पंथ निरपेक्ष, ये सबको पता है, सबको याद रहता है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी हम देख सकते हैं कि ये तीनों तो हमारे ऑप्शंस में कंसीडर हो रहे हैं, ये बाहर चले जाते हैं। सॉवरेन, हम जैसा तुम लोगों को पहले ही बता चुके थे कि देश आजाद हुआ है, हमको अपना बाउंड्रीज को क्लियर बताना है कि ये हमारा बाउंड्री है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो सॉवरेन वर्ड भी इसमें यानी 42वें संशोधन में नहीं जोड़ा गया होगा, ये बात भी हम समझ सकते हैं। फिर डेमोक्रेटिक बात भी हम बता चुके हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक हैं, एक जनतांत्रिक प्रदेश है, और चुनाव के जरिए हम अपने जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक भी नहीं होने वाला है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी अगर देखा जाए तो हम लोग के पास सही आंसर आ रहा है क्या, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, ये तीनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हॉरोस्कोप मतलब क्या, जन्म कुंडली बोलो या जन्म पत्री बोलो। अब एक बात बताओ, पत्री वगैरह जो जन्म पत्री, बहुत सारे पत्री कागज लेकर के कौन बैठता है, अगर पुरानी फिल्में देखे होगे तो हमेशा कोई मुंशी होता था जो बैठ करके ऐसे पत्री वत्री लिखता था, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शंस में क्या आपको कोई मुंशी जैसा इंसान दिख रहा है? अगर आपको मुंशी जैसा इंसान इसमें दिख रहा है तो आप एक बात समझ लीजिए वही आपका आंसर होगा, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर इज के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा था कि हमारा देश का जो प्रियम्बल है वो एक जन्म कुंडली है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की, और स्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, which of the following cases did Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषित किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और फिर बाद में पलट भी गया था, राइट, खुद अपनी बात से पलटा भी था। तो ये है आपका केशवानंद भारती, तो ये बाद में आया था। सबसे पहले क्या था, बेरूबारी यूनियन केस। तो बेरूबारी यूनियन केस के तहत देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, इसको ये भी 1 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो पहला, इसका तात्पर्य है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य राष्ट्र के
डोमिनियन है। क्या ये बात सही है? हम किसी और राष्ट्र के ऊपर निर्भर हैं या फिर कोई और देश हम लोगों के ऊपर अपना अधिकार जताता है, मतलब कि हमारे हमारे फैसले कोई और देश ले रहा है, डोमिनियन की तरह हम एक्ट कर रहे हैं क्या? तो जाहिर सी बात है जो पहला है वो बिल्कुल ही गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन की ओर देखें। दूसरा ऑप्शन कि इंडिया कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। यहाँ पर है ट्रिक। भारत किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा छोड़ सकता है। ऐसा क्या भारत कर सकता है? ये सुन करके तो कहोगे सर आप तो बता रहे हो सॉवरेनिटी वाली बात, संप्रभुता वाली बात बता रहे हो और इसमें बोल रहे हो कि अपने बॉर्डर को छोड़ सकता है। तो एक बात समझो, जो बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं जाहिर सी बात है हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, और कंट्रोल है तो हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हम उसको छोड़ें या ना छोड़ें। यानी अगर भारत बिल्कुल होशो हवास में भारत अगर चाहे तो किसी कारणवश किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत या किसी और तरीके से, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने कुछ जमीन ली और कुछ जमीन दी, इस तरह से एक ट्रेड ऑफ करके हमने कुछ हिस्सा छोड़ा था, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 2 ए बोथ ए एंड बी, तो इसमें आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों के दोनों जो ये टर्म्स हैं ये दोनों के दोनों सही हैं, हम दोनों ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? आई नो इसके ऊपर आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन सर ने भी आपको यही पढ़ाया तो आपको जाकर के आप लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्युलरिज्म, ठीक है, पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में निहित पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ क्या है? मतलब कि आखिर पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? ये चीजें आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए, आपके विचार आने चाहिए इसमें। क्या आपको लगता है क्या हो सकता है? क्या राज्य धर्म विरोधी है, एंटी रिलीजियस है क्या? या फिर स्टेट रिकॉग्नाइजेज ओनली मेजॉरिटी रिलीजन, यानी जो बहुसंख्यक हैं, जो हमारे देश में देखा जाए जो बहुसंख्यक जो हिंदूज है, क्या सिर्फ उन्हीं को मान्यता प्रदान करता है और बाकी धर्मों को मान्यता प्रदान नहीं करता, ऐसा है? या ऑल रिलीजियंस हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, यानी बाकी जितने भी धर्म हैं उनको ये केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से समान सहायता मिलती है, समान दर्जा मिलता है। सुनने में तो ये सबसे सही यही लगता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिलीजन इज स्ट्रिक्टली अ प्राइवेट अफेयर एंड द स्टेट कैन नॉट इंटरवीन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है कि धर्म पूरी तरह से एक निजी मामला है और राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी एक बात तो हम समझ रहे हैं, ये दोनों बातें हमारी गलत है यहाँ पर, कि ये एंटी रिलीजियस भी नहीं है और मेजॉरिटी को भी नहीं मानता है। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सी सही है। ये दूसरा जो पॉइंट है, रिलीजन इज स्ट्रिक्टली प्राइवेट, यानी राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, चूंकि धर्म एक पूरी तरह से निजी मामला है। देखो धर्म वाकई में एक निजी मामला है, लेकिन क्या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्य? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप धर्म के नाम पे बलि दे रहे हो तो क्या राज्य उसको नहीं हस्तक्षेप कर सकता है? राइट, देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन कि आप जहां पर मोरल स्टैंडिंग हो गई या फिर किसी और अन्य तरीके से जहां पर राज्य को लगता है कि हस्तक्षेप करना चाहिए, कि लोगों की जान जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, नियम टूट रहे हैं, तो उन केसेस में राज्य चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है। यानी ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस 1973, क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी अमेंडमेंट, पर ऐसा तो नहीं है, संशोधित किया गया प्रस्तावना को। द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड एंड कैन बी अमेंडेड, सॉरी। तो जो प्रस्तावना है वो अमेंड किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सुनने में लगा, चूंकि बाद में हमको पता है ये हुआ है। फिर प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं कहा, क्योंकि इस केस में ही यू टर्न लिया था। राइट, ओनली द सोशलिस्ट वर्ड कैन बी अमेंडेड, ऐसा भी नहीं है। और प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा भी नहीं है। यानी प्रीएम्बल को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको अमेंड किया जा सकता है, तब जाकर के हमको पता है कि 1976 में जाकर के इंदिरा गांधी की सरकार ने अमेंडमेंट किया था और बदला था पार्ट, जो 3 वर्ड जोड़े गए थे, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने पहचान लिया होगा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। अगला वर्ड है फ्रैटर्निटी, यानी बंधुत्व। इसका क्या उद्देश्य है? पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। राइट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और क्या है? बोथ ए एंड बी, यानी दोनों में से एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की उन्मूलन। देखो जब बात बंधुत्व की आ रही है, फ्रैटर्निटी की आ रही है, भाईचारे की आ रही है, तो हम समझ तो लोग मन में गरिमा रहेगी,
ये बात सही लग रही है। दूसरा, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है, यानी जब लोगों में बंधुत्व रहेगा, भाईचारा रहेगा, तो ये लोग झगड़ेंगे नहीं, देश बटेगा नहीं, देश टूटेगा नहीं, देश की जो यूनिटी है, अखंडता है, एकता है, वो बरकरार रहेगी। यानी ये दोनों बातें जो है, ये दोनों बातें सही हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका होगा सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो 16वां सवाल, 4 सवाल और बचे हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है प्रस्तावना के बारे में। पहला क्या है, ये विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर, ठीक है, जहां पर आपके मंत्री एमएलए बैठते हैं, लेजिस्लेचर के लिए शक्ति का स्रोत है, ऐसा है क्या? या फिर दूसरा, इट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा ने जो सबसे आखिर में जिस चीज को लागू किया वो क्या था? तो ये प्रस्तावना था, सबसे अंतिम में लागू हुआ था। क्या ये बात सच है? या तीसरी बात सच है कि इसका उपयोग संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द करने के लिए किया जा सकता है, यानी ओवरराइड करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान और संविधान के उनको अब चाहे तो ओवरराइड कर दें, प्रियम्बल को बीच में लाकर कि प्रियम्बल में ऐसा कहा गया इसलिए हम इन प्रावधानों को ओवरराइड कर दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ये लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इनेक्ट किया गया था? तो देखा जाए तो हाँ, ये बात सच है कि ये लास्ट पार्ट था, क्योंकि जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने, सब लोगों ने ये तय किया था कि संविधान का जो बेसिस है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक ऐसा बिल्कुल बेस था जिसके बेसिस पे सारा संविधान इतना विशाल हुआ है ना। जैसे बिग बैंग होता ना, एक छोटा सा कण से पूरा बिग बैंग हुआ, वैसे ही प्रस्तावना, वैसा ही कुछ था। तो एक छोटा सा, देखो मैंने भी कुछ नया बता दिया, बिग बैंग से इसको कनेक्ट कर दिया ना, सिंगुलैरिटी, इट इज द सिंगुलैरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल वैसे ही कुछ था, छोटा सा एक कण था जिसके बेसिस पे सारा चीज तैयार हुआ। तो ये बात तो सही है कि वो लोग चाहते थे कि सारी प्रावधान, जब सारे प्रावधान हम लागू कर दें तो हम ये देख लें कि उसमें से कोई भी चीज जो है प्रियम्बल से अलग तो नहीं आ गया, प्रियम्बल के बेसिस पे ही आया। तो हमने इस बात का ध्यान दिया था। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। और अब पहला वाला जो पार्ट था, इसका पहला पार्ट क्या था? सोर्स ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना 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 ना, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए सोर्स ऑफ पावर है। उसके देखा जाए तो लेजिस्लेचर को सही रास्ते पे चलाने के लिए हमारा संविधान बहुत काबिल है, काफ़ी है। तो इसलिए इसका सही आंसर इसका अगर देखा जाए तो होगा 2, जो कि ओनली 2 होगा ऑप्शन। अगर चारों ऑप्शन में से देखा जाए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ओनली 1 एंड 2 तो नहीं, ओनली 1 एंड 2 नहीं है, ओनली 2, हाँ भाई ओनली 2 है, 2 एंड 3 भी फिर नहीं होगा और 1 2 3 भी नहीं होगा। क्लियर है? राइट। चलो अगला सवाल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर में, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका क्या अर्थ है? इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को समाप्त करना है, टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जब तांत्रिक समाजवाद की बात करें, हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज का बेहतर हालत करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाज का बेहतर हालत कब होगा? जब पॉवर्टी यानी गरीबी होगी, खत्म होगी, अज्ञानता हो खत्म होगी, लोगों को अवसर मिलेंगे। तो यानी ये पॉइंट तो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। दूसरा, पूरी की पूरी चीजों को नेशनलाइज कर देना, यानी पूरे राष्ट्रीयकरण कर देना, हर साधनों का राष्ट्रीयकरण, यानी सारा चीज जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ सरकार ही देगी, है ना। मतलब कि सारा आपको अनाज से लेकर के साइकिल घूमने के लिए, चाहे मोटरसाइकिल या कार, सब कुछ सरकार ही देने वाली, हर चीज का नेशनलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखा जाए तो इससे ऑफ कोर्स फायदा होता, पर सरकार के पास जाहिर सी बात इतने पैसे थे नहीं कि इस तरह का कुछ अडॉप्ट करे। तो हम लोगों का जो इकोनॉमिक मॉडल है, हमको पता है मिश्रित है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, सर के पहले क्लास में, राकेश सर के, तो मिश्रित है ना, यानी जिसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। यानी हम लोग समाजवादी भी हैं और हम लोग पूंजीवादी भी हैं, हम लोग दोनों चीज को लेकर के चलते हैं। यानी हमारे यहाँ सरकार भी बहुत सारी चीजें मुहैया करा रही है और बहुत सारी चीजें जो है जो कैपिटलिस्ट है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, वो भी प्रोवाइड करा रही है, वो भी आपको दे रही है। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्लीन करो, आगे बढ़ो। और हम 18वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 18वां सवाल है मैच द फॉलोइंग। ये आज आरसीबी वाले मैच का मैच नहीं है।
आप लोगों का बहुत फेवरेट है ये सवाल। तो बताओ इसमें एन.ए. पलखीवाल के सामने जो है इनमें से कौन सा इनका कनेक्शन होगा? ये A B C है और इधर 1 2 और ये 3 है। इनमें से कौन किसका है? किसने क्या विचार दिया था? तो देखो जो पलखी वाला है इन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई है तो वो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही है। ठीक है। अंश बारकर ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात की थी अंश बारकर ने, और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। पंडित जी हैं तो आत्मा वाली बात तो वही करेंगे, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। तो इस चीज को दिमाग में आप रख लीजिए। करेक्ट आंसर आपका होगा बी, A2 B1 C3। ऑलराइट, 18वें सवाल से आगे बढ़ के अब हम चलते हैं 19वें सवाल पे। 2 सवाल और बचे हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल्स? प्रस्तावना के संशोधन के बारे में कौन सी बात है जो बिल्कुल है सही? इसको 2 बार अमेंड किया गया है। 2 बार किया गया है क्या? अभी तक तो हमको पता है कि 1 बार किया गया है ना, 1976 में। इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ये तो सही बात है। अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बेसिक स्ट्रक्चर को आप हिला नहीं सकते हैं, ऐसा कहा गया है। यानी इसका मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो प्रस्तावना का मूल संरचना आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी। ना बाबा ना, सिंपल नहीं चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा संविधान को तो पूरा संविधान ही पलटा जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसमें, ठीक है, साधारण बहुमत से नहीं हो सकता। चौथा है, प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय 44th। नहीं भाई, हम लोग बूढ़े हो गए सुनते सुनते कि 42वां में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी 1976 में, सबको पता है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बी होगा। यानी अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और एक ही बार आज तक इसको अमेंड किया गया है, 2 बार नहीं किया गया। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता नागरिकों को की गई है। संविधान के किन हिस्सों में परिलक्षित होता है? यानी संविधान, पूरी संविधान की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पर सिर्फ प्रियम्बल की बात नहीं हो रही है। जब आप प्रियम्बल, ये जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का इस्तेमाल जो है आखिर कहाँ कहाँ किया गया? क्या ये प्रियम्बल में किया गया है? तो बिल्कुल प्रियम्बल में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में किया गया है कि आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वर्ड ही ऐसे यूज किया गया, यही वर्ड ही डाला गया है। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करें? जी हाँ, 14 से 18 हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हम लोग उसमें इक्वालिटी की ही बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ये भी होगा, दूसरा भी होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP जो कहते हैं, DPSP जो है, क्या इसमें बात की गई है समानता की, समता की? तो जी हाँ, आर्टिकल 38 में बात की गई है। आर्टिकल 38 में, अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है, समता की बात की गई। यानी अगर इसका आंसर देखा जाए तो डी होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, ऑलराइट गाइस। तो आई होप ये सेशन मजेदार आपको समझ में आया होगा और सारी डाउट्स क्लियर हो गए। अगले सेशन के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा, रिजल्ट जरूर होगा आपका। माय बेस्ट विशेस टू यू। तथास्तु।